हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज हम पढ़ेंगे स्पीच राइटिंग के बारे में। स्पीच राइटिंग जो है वो लॉन्ग कॉम्पोजिशन होता है जो 10 मार्क्स का आता है। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश के पेपर में सेकंड सेक्शन जो होता है उस सेक्शन का ये क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का होता है। अपने स्क्रीन पे देखिए 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे: डिबेट राइटिंग, आर्टिकल, स्पीच एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये चारों 10 मार्क्स के होते हैं। इनमें से एक स्पीच राइटिंग है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आर्टिकल राइटिंग के बारे में डिस्कस किया था जो 10 मार्क्स का था, और ये स्पीच राइटिंग जो है ये भी 10 मार्क्स का ही होता है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं पहले मार्क्स ब्रेकअप के बारे में। फॉर्मेट जो होता है ये फॉर्मेट सिंगल मार्क का होता है। फॉर्मेट में क्या होता है, ओपनिंग एड्रेस होता है और कॉन्क्लूज़न होता है। ओपनिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि स्पीच राइटिंग के टाइम पे आगे मैंने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। तो स्पीच राइटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऑडियंस को हम एड्रेस करते हैं। तो जो हमारी क्या कहते हैं एड्रेसिंग होती है ऑडियंस को, उसी को कहते हैं ओपनिंग एड्रेस। और कॉन्क्लूज़न क्या होता है, जो कुछ भी हमने स्पीच में लिखा हुआ है उसी स्पीच को जब लास्ट में चल के हम कॉन्क्लूज़न देते हैं, उसका कॉन्क्लूड करते हैं उसको, वो होता है कॉन्क्लूज़न। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर्मेट के अंदर, ओपनिंग एड्रेस एंड कॉन्क्लूज़न। अगर ये दोनों हमने फॉलो किया तो हमारा सिंगल मार्क जो है वो फिक्स है, वो मिलना है। सेकंड है कंटेंट, 4 मार्क्स का, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो या शॉर्ट कॉम्पोजिशन हो, हर एक के अंदर। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या आते हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी आती है, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल आते हैं। 5 मार्क्स के होते हैं ये। टोटल जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। ये तो हमारा मार्क्स ब्रेकअप। अब हम समझते हैं अपने मेन टॉपिक को कि स्पीच असल में होता क्या है। स्पीच इज़ अ फॉर्मल टॉक दैट अ पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस। इट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस विद अ प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड एग्जाम्पल्स। At the same time, care should be taken not to deviate from the main subject. You must keep in mind that it is a speech and you need to begin the draft with addressing the audience and conclusion should be with a sentence thanking the audience. ध्यान क्या रखना होगा हमको, स्पीच जो होता है वो एक फॉर्मल टॉक होता है जिसे कोई भी इंडिविजुअल एक लार्ज गैदरिंग के सामने डिलीवर करता है। स्पीच राइटिंग में एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे स्पीच के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो ऑडियंस लार्ज गैदरिंग वहाँ पे है उसका अटेंशन हमारी तरफ हो। और ये हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास वर्ड्स की चॉइस होगी, एक्सप्रेशंस होंगे और हमारे पास अच्छे एग्जांपल्स होंगे। तो इन्हीं की वजह से जो लार्ज गैदरिंग होती है वो आकर्षित होती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। और सेम टाइम पे हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर स्पीच राइटिंग में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उस सब्जेक्ट से हमको भटकना नहीं है, क्योंकि सेम सब्जेक्ट के ऊपर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके इस टॉपिक से रिलेट करते होंगे। और सेम आइडियाज़ हो सकता है कि स्पीच राइटिंग के अंदर कोई दूसरा टॉपिक है उससे भी रिलेट करते हों। तो जब हम दोनों टॉपिक को दिमाग में रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, ये है कि हम डेविएट कर जाएंगे हमारा जो प्रेजेंट का क्या कहते हैं सब्जेक्ट है उससे। तो हमको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उस मेन सब्जेक्ट के ऊपर ही हम लिखेंगे उसको। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि लास्ट में चल के जब हमने अपना स्पीच जो है वो कंप्लीट कर लिया तो लास्ट में जब हम उसको कॉन्क्लूज़न दे रहे हैं तो कॉन्क्लूज़न के टाइम पे जो ऑडियंस लार्ज गैदरिंग आपके सामने बैठी हुई है उस गैदरिंग को आप थैंक्स बोलना ना भूलें, इस बात के लिए कि पेशेंट होके उन्होंने आपके स्पीच को सुना और वो रुके रहे। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हमें मेंशन करने होंगे कि जो ऑडियंस को क्या कहते हैं, उनके पेशेंट होने को एड्रेस करें। ये होता है स्पीच। अब हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच के ऊपर। स्पीच का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले हेडिंग ये ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं होता। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे और हेडिंग क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए। हेडिंग को देखते ही, अगर हम हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग जो है वो कैची होना चाहिए कि हेडिंग को देखते ही जो स्पीच के रीडर्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं और मजबूर हो जाएं उस स्पीच को पढ़ने के लिए।
हेडिंग, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम आते हैं ओपनिंग लाइन के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट होता है। ओपनिंग लाइन क्या होता है? दिस इंक्लूड्स सैल्यूटेशंस, इंट्रोडक्शन एंड द टॉपिक। मेक श्योर यू डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स, नेम, स्कूल नेम एंड एट्सेट्रा। ओपनिंग लाइन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सैल्यूटेशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है टॉपिक का। इसमें साथ साथ हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम अपना पर्सनल नाम और अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह उसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। मेंशन ना करने का मतलब क्या है? अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में स्पीच राइटिंग लिख रहे हो तो उसमें आप अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं दोगे, क्योंकि क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होगा उसके अंदर ऑलरेडी नेम्स मेंशन होंगे, आप उन्हीं नामों को लिखोगे। बट प्रैक्टिकली अगर आप कहीं किसी इवेंट में अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहाँ पे हमको अपना पर्सनल डिटेल मेंशन नहीं करना है। ये तो हुआ ओपनिंग लाइन। अब इस ओपनिंग लाइन को एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई। अब यहाँ पे देखिए आई, नेम गिवन इन द क्वेश्चन में जो नाम दिया हुआ होगा उस नाम को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्टैंड बिफोर यू ऑल टू स्पीक ऑन द टॉपिक, टॉपिक कौन सा? जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। और यू कुड स्टार्ट विद अ कोट रिलेटेड टू द टॉपिक एंड देन गो विद द सैल्यूटेशन एंड इंट्रोडक्शन। बेटर ये होता है कि जब हम ओपनिंग एड्रेस दे रहे हो तो अपने स्पीच को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसको कोटेशन से शुरू करें, फिर उसके बाद उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें और स्पीच राइटर को इंट्रोड्यूस करें। तो कोटेशन से शुरू करना ज़्यादा बेटर होता है। ये तो हुआ हमारा ओपनिंग एड्रेस। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। किसी भी कॉम्पोजिशन के अंदर बॉडी जो है वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। अब स्पीच राइटिंग के बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, कौन सी चीज़ें आती हैं वो देखते हैं हम। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ योर राइटिंग पीस। इट इज़ ऑलवेज प्रेस्क्राइब्ड दैट यू बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन द टॉपिक। इट्स मीन्ड टू बी प्रेसाइज। बॉडी का मतलब ये होता है, ये राइटिंग का मेन पीस होता है और इसका मतलब यही होता है कि इसमें आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें टॉपिक का। शॉर्ट इंट्रोडक्शन इट मीन्स कि वो बिल्कुल प्रेसाइज हो। फिर उसके बाद सेकंड जो होता है वो ये होता है कि देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, द प्रॉब्लम्स इफ़ एनी, द वेदर एंड वेदर आफ्टर एनी करेक्टिव एक्शंस बेटरमेंट इन द सिचुएशन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड और नॉट। उस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट सिचुएशन होगा, जो प्रॉब्लम्स होंगी और उन क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में कोई करेक्टिव मेज़र अपनाया गया है, कोई एक्शन लिया गया है उसकी बेटरमेंट के लिए या नहीं लिया गया है, उन चीज़ों को हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड में आता है, इट में इंक्लूड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट you follow a sequence. It is possible that you have too many points or very few points. When you have a lot of varied points, it is better you choose a few best ones and write a line on each. In case you have very few, already explain them in at least 2 lines each. कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा टॉपिक हमको दिया गया स्पीच लिखने के लिए कि जिस टॉपिक को हम पहले से जानते हैं, अब उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो अब उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए बेटर ही होता है कि आपके आंसर शीट के अंदर, बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर शीट के अंदर जो सबसे लास्ट वाला पेज होता है उस पेज को आप एज अ रफ यूज़ करें और जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स के ऊपर एक एक लाइन लिख करके आप छोड़ दें। और फिर जब आप स्पीच को लिखना शुरू करें तो उन लाइन्स को, उन पॉइंट्स को जो आपने लास्ट वाले पेज पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे अपने स्पीच में लिखना शुरू करें। इससे फ़ायदा एक ये भी होता है कि आपका सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रहता है और जो पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं मेन उन पॉइंट्स को भी आप इसमें ठीक ढंग से इंक्लूड कर पाएंगे अपनी स्पीच राइटिंग में। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द वर्ड लिमिट टू बी फॉलोड। साथ ही साथ आपको वर्ड लिमिट को भी फॉलो करना है जो 150 to 200 वर्ड्स में होता है। लिखते जाएंगे आप पैराग्राफ वाइज,
लेकिन आप ध्यान में रखेंगे कि आपका वर्ड लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा है जो 150 to 200 वर्ड्स में है, ये भी ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ऑलवेज बिगिन विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड एंड विथ अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। कोई भी टॉपिक आपको दिया गया स्पीच राइटिंग के लिए, तो उस टॉपिक के ऊपर आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट से आप अपने स्पीच की बॉडी को शुरू कीजिए, और फिर जब आप उसको ख़त्म कर रहे हैं उस स्पीच को, तो जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आप स्पीच को ख़त्म भी कीजिए। ये ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि आपका स्पीच जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन्स। एक चीज़ और भी है जो आपको करना होगा, आप उस टॉपिक के बारे में अगर पर्टिकुलर है, आप अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। देयर आर चांसेस यू मे गेट आइडियाज़ लिंकिंग फ्रॉम वन टू अनदर दैट मे डिविएट यू फ्रॉम द मेन पॉइंट। यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि एक ही टॉपिक से लिंक करते हुए क्या कहते हैं आइडियाज़ दूसरे टॉपिक में भी आपको मिले, लेकिन आपका जो टॉपिक है आपको उसी टॉपिक को पकड़ के चलना है, उसी टॉपिक के ऊपर लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम आते हैं लास्ट बॉडी के क्या कहते हैं लास्ट पैरामीटर पे, जो कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ होता है। नाउ इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट wherever you elaborate a problem you always have to mention the steps being taken to improvise the situation and suggest a few solutions as well। कॉन्क्लूज़न के टाइम पे जब हम कॉन्क्लूड कर रहे होते हैं अपने स्पीच को, तो जो कुछ भी हमने ऊपर क्या कहते हैं अपनी स्पीच में एलैबोरेट किया है किसी प्रॉब्लम को, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या कहते हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उस सिचुएशन के हिसाब से सोल्यूशन क्या हो सकता है हमको वो भी मेंशन करना होगा। नाउ इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड ऐड अ फ्यू कोट्स रिलेटिंग टू मोटिवेटिंग द पीपल टू टेक एक्शन। साथ ही साथ हम स्पीच लिख रहे हैं, लास्ट में कोटेशन को पुट करेंगे, कोटेशन को भी रखेंगे लास्ट में कॉन्क्लूज़न पैराग्राफ में, क्या कहते हैं कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर। और वो क्यों रखेंगे, हम लोगों को एक्शन के लिए मोटिवेट करने के लिए हम लास्ट में क्या करेंगे, कोटेशन को रखेंगे। ये बेटर होता है। मतलब कोटेशन जो है अगर हम चाहें तो क्या कहते हैं बेटर तो होता है कि हम स्पीच के शुरू में रखें और स्पीच के एंड में रखें, लेकिन अगर हम कोटेशन को बीच में भी रखते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, दैट वुड बी फाइन। Last but not the least, the concluding line thanking the audience for their cooperation and their patience. It is very important to conclude what you have started. Never leave a speech or for that matter any of your answer open-ended. Open-ended क्या होता है, close-ended क्या होता है, इसे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब क्या कहते हैं हमको ये ध्यान रखना होगा कि जब हम कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो ऑडियंस है उस ऑडियंस को हम थैंक्स बोलना भूल जाएं। उनको थैंक्स ज़रूर बोलना है उनके पेशेंट होने के लिए, धैर्यपूर्वक आपकी बात को, आपकी स्पीच को सुनने के लिए। कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर ये होगा। अब हम आते हैं, ये तो हुआ हमारा बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें होना ज़रूरी हैं एक स्पीच के। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, अब हमको 2 WH को ध्यान में रखना होगा, एक हु है और दूसरा व्हाट है। हु क्या होता है, यू आर राइटिंग द स्पीच फॉर, जिसके लिए आप स्पीच लिख रहे हैं, ऑडियंस। हु योर ऑडियंस इज, आपके ऑडियंस हैं कौन, कॉमन फॉक है, जनरल पब्लिक है या स्पेशल गेस्ट है, किसके लिए आप स्पीच लिख रहे हैं आप ध्यान रखेंगे। वॉट मीन्स क्या होता है, योर स्पीच इज़ गोइंग टू बी अबाउट, किस चीज़ के बारे में है आपका स्पीच, एंड द मेन पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, हु एंड वॉट। अब हमको एक चीज़ और भी है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द रिटन स्पीच शुड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंटेंसेज हैविंग नॉट मोर देन 10 to 12 वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ग्रामर की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए और स्पेलिंग को क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कम करने के लिए बेटर यही होता है कि हम लॉन्ग सेंटेंसेस ना लिखें, लॉन्ग सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट ना करें।
जितना स्मॉल सेंटेंसेस हम कंस्ट्रक्ट करके लिखेंगे उतना ही हमारी गलती कम होगी। या अगर कोई ऐसा हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमको ध्यान रखना होगा कि उसमें वर्ड्स 10 to 12 से एक्सीड ना करें, तो उसमें गलत होने का चांस कम होता है। ये तो हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। राइटिंग स्पीच राइटिंग से रिलेटेड टिप्स ये समझ लीजिए, हो सकता है कि आपको स्पीच राइटिंग में कुछ मदद मिले इससे। पहला पॉइंट इसके अंदर मैंने रखा है, मेक श्योर यू यूज़ लैंग्वेज विच इज़ सूटेबल फॉर द ऑडियंस यू आर एड्रेसिंग टू। ध्यान में रखिए कि जिन ऑडियंस को आप एड्रेस करने वाले हैं उन्हीं के हिसाब से आप लैंग्वेज को यूज़ कीजिए। पहला पॉइंट है। दूसरा है, यूजेस ऑफ कोट्स इज़ हाईली रिकमेंडेड। कोट्स कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ commencement or as an ending statement. A quote in the middle of the speech would also be fine. ये चीज़ मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ पहले। कोट्स जो होते हैं वो हाईली रिकमेंडेड होते हैं, उनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ ये स्पीच को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। अब कोट्स को आप रखेंगे कहाँ, या तो बिगिनिंग में रख सकते हैं या एंड में रख सकते हैं और बीच में भी रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं टिप्स के। मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स। जितने भी पॉइंट्स, जितने भी आइडियाज़, जितने भी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर रहे हैं अपनी स्पीच राइटिंग में, वो सब के सब आप अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे। ठीक है। नंबर 4, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको लिखने का एक तरीका समझ में आएगा। नंबर 5 पे है, रीड एज मेनी sample as you can, it will give you an idea as to how they are actually written. सैम्पल पेपर जितना ज़्यादा हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उनको कीजिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली स्पीच को लिखा कैसे जाता है। 6 में है, प्लान बिफोर यू पेन। जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द रफ शीट, लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट रिलेवेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग। बेटर तरीका क्या होता है कि जब भी आप स्पीच राइटिंग को लिखें तो स्पीच राइटिंग लिखने से पहले आप क्या करें, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उन सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने आंसर बुकलेट के लास्ट वाले पेज को एज अ रफ यूज़ करके उसके ऊपर मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, और जब लिखने बैठें आप स्पीच राइटिंग को तो उन्हीं पॉइंट्स को आप कलेक्ट करके अपने स्पीच में लिखें। इससे आपका सीक्वेंस भी मेंटेन होगा। नंबर 7 पे क्या है, मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग। लीव एडिकेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ्स टू मेक इट लुक क्लीन। जैसे ही आपका क्या कहते हैं स्पीच राइटिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसको डबल चेक भी करेंगे। डबल चेक इन द सेंस कि कहीं आपने ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं किया है, स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, या फिर कहीं पे आपने एडिकेट नंबर ऑफ़ लाइंस छोड़े हैं 2 पैराग्राफ के बीच में या नहीं छोड़े हैं। तो अगर आप डबल चेक करते हैं तो ये सारी गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी और आप उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 8 पे आता है, अंडरलाइनिंग द मेन पॉइंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज़ एडवाइज टू डू इट आफ्टर फिनिशिंग योर एग्ज़ाम। यूज़ अ पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि स्पीच राइटिंग जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद अब उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आप अपना पूरा आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद एक पेंसिल और स्केल उठाइए और फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दीजिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंडरलाइन करने से फ़ायदा ये होता है कि एग्ज़ामिनर के लिए इजी हो जाता है कि उसके समझ में मतलब ये बात आने लग जाती है कि मतलब स्टूडेंट ने क्या किया है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है, और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। नंबर 9 पे है, ऑलवेज हैव अ फ्यू जनरल कोट्स इन हैंड। कुछ जनरल कोट्स हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए उनको लर्न करने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि डिफरेंट टॉपिक पे जब स्पीच राइटिंग के लिए आएगा, स्पीच लिखने के लिए आएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो कोट्स आपको याद होंगे, लर्न होंगे पहले से ही, उनको आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन दिया है मैंने और उसी क्वेश्चन के आधार पे उसका आंसर भी लिखा हुआ है, और ऊपर जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन रूल्स को भी एक बार हम देख लेते हैं कि उस
स्पीच राइटिंग के अंदर उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे ही हमने स्पीच राइटिंग को कंप्लीट कर लिया, तो अब कंप्लीट करने के बाद हम उसका एक क्रिटिकल एडिटिंग, क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूर करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ अननेसेसरी सेंटेंसेस हैं या फ्रेजेस हैं या इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई आइडिया है जो टॉपिक को रिलेट नहीं करता है, तो उनको हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो क्रिटिकल एनालिसिस ज़रूरी है, वो हम ज़रूर करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? एज मुकुल महिमा ऑफ अल्प्स पब्लिक स्कूल राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल assembly highlighting the importance of cleanliness, suggesting that the state of cleanliness reflects the character of its citizens. 150 to 200 words. क्वेश्चन यही है, ठीक है। एक चीज़ आपको और भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम में देगा तो उस क्वेश्चन के बाद सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स भी होंगे, और स्टूडेंट अगर जो थोड़ा सा अपने लॉजिक को यूज़ करेंगे तो जो सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स होते हैं उन वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर अगर वो 4-4 लाइन भी लिखें तो भी उनका वर्ड लिमिट जो है वो मीट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हिंट जो है उस टॉपिक के ऊपर पहले से ही दिया हुआ होगा। सिर्फ आपको करना क्या होगा, उन पॉइंट्स को एक दूसरे से लिंक करके, उन हिंट्स को एक दूसरे से लिंक करके उन्हीं के ऊपर आपको एक एक पैराग्राफ लिखना होगा। और एक एक पैराग्राफ भी अगर आप एक लाइन एक हिंट के ऊपर लिखते हैं तो भी आपका वर्ड लिमिट मीट हो जाएगा और आपका स्पीच राइटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स हैं वो नीचे दिए हुए हैं, देखिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, स्कूल, होम एंड सराउंडिंग्स, प्रेजेंट स्टेटस, प्रिवेंट्स डिजीजेस, नीड टू प्रैक्टिस, रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द नेशन, बेनिफिट्स ऑफ क्लीनलीनेस। इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इतने सारे हिंट्स दिए हुए हैं, अगर हम चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, अब हम देखते हैं इसके आंसर के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस हेडिंग दिया हुआ है, अगर ये हेडिंग ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेडिंग देना ऑप्शनल होता है, देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। दूसरा जो है, जैसे कि एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि कोट्स का लिखना हाईली रिकमेंडेड होता है। कोट्स देखिए सबसे शुरू में दिया हुआ है, क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये कोट्स से दिया हुआ है, मतलब ये है कि वो पैरामीटर को मैच करता है। अब उसके बाद एड्रेस, ओपनिंग एड्रेस है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई मुकुल महिमा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ मुकुल महिमा, ये नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर यही नाम मेंशन है। अगर आपका नाम राहुल है या फिर आपका नाम कीर्ति है तो आप राहुल और कीर्ति नहीं लिखेंगे वहाँ पे, बल्कि जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ होगा उसी नाम को मेंशन करेंगे। स्टैंड बिफोर यू ऑल टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, साथ ही साथ जो स्पीच का राइटर है या जो स्पीच देने वाला है उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसके अलावा जो कोट है जो स्पीच को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसे भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब उसके बाद बॉडी आती है स्पीच की, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या कहते हैं कैरेक्टर मेजर्स हैं, कोई एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन है। फिर लास्ट में चल के हम क्या करेंगे, इसको कॉन्क्लूड करेंगे, उसका कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ लास्ट में दिया हुआ है। कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर ऑडियंस को थैंक्स भी बोलना है, थैंक्स दिया हुआ है। मतलब ये है कि प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए स्पीच को लिखा गया है। एक बार मैं रिवाइज कर दूं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ओपनिंग एड्रेस का ध्यान रखना होगा, कॉन्क्लूज़न का ध्यान रखना होगा। ओपनिंग एड्रेस में आपको करना क्या होगा, ऑडियंस को आपको ग्रीट करना होगा, साथ ही साथ क्लोजिंग में आपको क्या करना होगा, क्लोजिंग में आपको ऑडियंस को ग्रीट करते हुए उनको थैंक्स भी बोलना होगा कि उन्होंने धैर्य रख करके आपकी स्पीच को सुना। फिर उसके बाद बॉडी का ध्यान रखना होगा, बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, आपका स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही आपका स्पीच कंप्लीट हो जाता है आप उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी ज़रूर करेंगे, और जो इररिलेवेंट पॉइंट होंगे या अननेसेसरी जो फ्रेजेस सेंटेंसेस वगैरह हमने उसमें दिए होंगे उन सबको हम वहाँ से रिमूव करेंगे। तो ये तो रहा हमारा स्पीच राइटिंग, बाकी का हम देखेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू।